ओके गाइस, वेलकम बैक। हम लोग चालू करेंगे अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला चैप्टर जिसका नाम है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड। जहां से शुरुआत होती है हमारे इस कॉर्पोरेट लॉ की, जिसका हमें करना है आज शुरुआत हमें जिसकी करना है आज। इस चैप्टर को समाप्त होने के लिए इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 days। आज होगा और कल होगा। इट्स वेरी स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर, बट मतलब डिविडेंड मेरा फेवरेट चैप्टर है, ऐसा भी कुछ नहीं है और ना मुझे ऐसा कुछ नहीं। डिविडेंड चैप्टर हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पहला चैप्टर है, तो इसलिए हमें पहले करना होगा। समझ में आ रहा है? हमारे सिलेबस का वो फर्स्ट चैप्टर है, वो हमें करना होगा। ओके गाइस, देखते हैं, सभी को पूछेंगे डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड क्या होता है? कोई कुछ बोल रहे हैं? डिविडेंड क्या होता है बच्चों? ये प्रॉफिट का हिस्सा है जो किसको दिया जाता है? अच्छा, शेयर होल्डर क्यों देना है पैसा? नहीं देंगे ना। शेयर होल्डर को रिटर्न देने की जरूरत क्या है? सर कमाल करते हो, उन्होंने पैसा जो लगाया हमारी कंपनी में वो कुछ सोच के लगाया होगा। अगर कोई इंसान पैसे लगा रहा है तो उसके पैसे लगाने का उसको रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। तो डिविडेंड इज नथिंग बट रिवॉर्ड, इज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट गिवन टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स। मतलब क्या होता है ये? बोलो क्या है, आगे बोलो। ये एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांटता है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिविडेंड, राइट। पर डिविडेंड को अगर मैं बुक से पढ़ता हूं तो डिविडेंड शब्द के 2 मतलब निकलते हैं। अब जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। इन कमर्शियल सेंस डिविडेंड हैज गॉट 2 मीनिंग्स। 2 मीनिंग होते। एक, जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर उसने अपने शेयर होल्डर को दिया है उसका नाम भी डिविडेंड होता है। ये तो आम जनता को लगता है डिविडेंड यही है, पर डिविडेंड एक और चीज का भी नाम है। एक चैप्टर है जिसका नाम है वाइंडिंग अप। कंपनी का वाइंडिंग अप होने के बाद, पूरे पैसे क्रेडिटर के लौट आने के बाद, वाइंडिंग अप जब होता है, एसेट्स को बेचते हैं, क्रेडिटर्स का पैसा जिधर उधर चला जाता है। मान लो 50 करोड़ के एसेट्स थे, 40 करोड़ का क्रेडिटर्स था, सब कुछ दे दिया, अब कितने बचे? 10 करोड़ पैसा बचा है। अब क्या करेंगे? 10 करोड़ को, कंपनी तो बंद हो गई, अब सारे शेयर होल्डर में उसको बांट देंगे। क्या इसका भी नाम डिविडेंड होता है? जी हां। तो डिविडेंड वो होता है, एक, जो प्रॉफिट में से बांटा जाता है। 2, प्रॉफिट नहीं है, अब कंपनी का अस्तित्व ही रहा नहीं है, तो उस डिविडेंड का, उस पैसों का हम लोग क्या करेंगे? समझ में आया मैं क्या बोला? तो भाई अब कंपनी बंद ही हो गई और फिर भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो वो भी शेयर होल्डर में बांट देंगे। अब इसीलिए आम जनता जो समझती है वो यही समझती है जो प्रॉफिट का पैसा दिया है वो डिविडेंड है, पर हमारे सिलेबस में कहा है इन दोनों चीजों को मिलाकर डिविडेंड कहा जाता है। रीड द फर्स्ट पॉइंट। क्या लिखा है यहां पे? क्या लिखा है? One in relation to companies as a going concern as a portion of profit earned and allocated as a payable to the shareholders yearly or whenever declared। एक सवाल पूछूं, बताओ बच्चों, डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर किया जाता होगा? Where it gets declared? एजीएम में, पक्का? आपको मालूम है डिविडेंड को प्रपोज्ड कौन करता है? एक सवाल, डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है और कौन प्रपोज करता है? बच्चों, डिविडेंड कितना परसेंटेज देना चाहिए इसकी जानकारी शेयर होल्डर को नहीं होती, बिकॉज शेयर होल्डर को बैलेंस शीट बहुत समझ में आते नहीं है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस उनको समझ में आता नहीं है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के स्टेटस को चेक करके डिसाइड करते हैं कि इस साल कितना डिविडेंड देना जरूरी है। कौन प्रपोज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करेगा। कौन प्रपोज करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेगा। तो मेरा कहना यह था दोस्तों, मेरा कहना यह है कि अभी तक हमने जो समझा उसमें समझा कि डिविडेंड 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो डिसाइड करने वाला होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर आप सभी जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद सिर्फ प्रपोज कर सकता है, पर वो स्वयं डिक्लेयर करने का उसका अधिकार नहीं है।
इसलिए वो देता है ये इंफॉर्मेशन किसको, ये प्रपोजल किसको, शेयर होल्डर्स को। फिर शेयर होल्डर एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि आखिर डिविडेंड पे मोहर लगाना है या नहीं। जब तक शेयर होल्डर उसको हां नहीं कहता है, वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है ऐसा माना नहीं जाता। ऑब्वियसली हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट? शेयर होल्डर। ऑब्वियसली दे शुड डिसाइड कि ये शेयर मतलब ये डिविडेंड देना है या नहीं। एजीएम में डिक्लेयर किया जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? कोई शक, सवाल? बताओ यहां पे प्रपोज कौन कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है? तो ये करेंगे अप्रूवल, बाद में माना जाएगा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। अब दुनिया में दूसरी चीज होती है, एक जब वाइंडिंग अप के समय, बोलिए साहब, जब असेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद, लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद में अगर कुछ अमाउंट बैलेंस हो जाए, है ना, वो भी शेयर होल्डर में, बोलो, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या उसको भी डिविडेंड कहते हैं? हां जी, उसको भी कहते हैं डिविडेंड। पर आप सभी जानते हो दुनिया में दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, बोलो, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। कभी सुना है इसके बारे में? अब डिविडेंड के दो बच्चे पैदा हुए, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड दो जनरल मीटिंग के बीच में दिया जाता है। दो जनरल मीटिंग के बीच में मतलब क्या? एक्चुअली फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड व्हेन द एजीएम इज देयर। पर इस एजीएम के बाद में और इस एजीएम से पहले भी हमें इतना भी पेशेंस नहीं कि हम लोग ये वेट करें कि अगला एजीएम आएगा। हम चाहते हैं अगला एजीएम आने से पहले ही में कभी कभी उतावलापन हो जाता है, एक्साइटमेंट, कब पैसे दूं कब नहीं। सर डिविडेंड को बांटने में इतना उतावलापन क्यों है? आप समझते नहीं हो। डिविडेंड बांटना एक अच्छी स्थिति का सिंबल होता है। डिविडेंड बांटने का शौक नहीं है, डिविडेंड दर्शाता है कि आपकी कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपके कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, इसके मतलब आपकी कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं। कंपनी को बुरे वक्त का, इसीलिए डिविडेंड बांटना आज के माहौल में बहुत जरूरी है। कभी कभी कंपनी तो लॉसेस में भी डिविडेंड बांटने का सोचती है। इट्स लाइक दैट। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिए डिविडेंड दिया तो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपके कंपनी में बहुत सही स्थिति चल रही है। तो इसीलिए आप कभी कभी ये देखते हो कि जब किसी कंपनी का अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, उस कंपनी की जो रेट है, मार्केट प्राइस है, उस शेयर्स की बढ़ जाती है। और वही कंपनी का क्वार्टर प्रॉफिट के बाद में ये लगा कि इस कंपनी का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ या बहुत कम हो गया, पिछले साल के मुताबिक कम होगा या कम हुआ है, तो इट हैज एन नेगेटिव इंपैक्ट ऑन किसके ऊपर? द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इसीलिए क्या करते हैं, हर कंपनी कैसे भी करके, बोलो ना, अपना डिविडेंड पिछले साल से कम कभी नहीं, ज्यादा का ही डिक्लेयर करने का सोचती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूं। फिर आप बताओ इंटरिम डिविडेंड देने की मस्ती क्यों चढ़ी है? एक ही उद्देश्य, बताओ, कंपनी का गुडविल बढ़ाने का, कंपनी का मार्केट प्राइस का हालात और सुधारने का। जिस समय आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करो, इसका मतलब क्या? कंपनी के हाल इतने अच्छे हैं, कंपनी के पास में इतना प्रॉफिट आ चुका है कि कंपनी को बीच में से ही डिविडेंड डिक्लेयर करने की सोच गई है। इसका मतलब इट विल हैव व्हाट वेरी गुड इंपैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। एवरीबॉडी गॉट इट? हे गाइस कम ऑन। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये दो जनरल मीटिंग के बीच में, बिटवीन टू जनरल मीटिंग। और ये कब डिसाइड होता है? एजीएम के समय। समझ में आ रहा है? उसकी बात यहां तक खत्म नहीं होती। इसका भी, इसका प्रपोजल कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसको अप्रूव भी कौन करता है?
बीओडी, समझा मैं क्या बोला? इंटरम डिविडेंड कितना देना चाहिए, प्रपोजल भी दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने और अप्रूव भी किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। बल्कि फाइनल डिविडेंड में समझा, प्रपोजल कौन देगा? अरे बोलो, आप लोग ऐसे मत बैठो, जितना बोलोगे उतना आपका सिलेबस क्लास में ही खत्म होगा। यहां पे जनरल मीटिंग में उसको शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। एक सवाल पूछूं, कहते हैं इंटरिम डिविडेंड शुड बी ऑलवेज डिक्लेयर्ड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी। इफ देयर इज नो प्रॉफिट इन द कंपनी, व्हाई द हेल यू हैव टू डिक्लेयर द इंटरिम डिविडेंड? एकदम लॉजिकल बात है। जब तुम्हारी खुद की वाट लगी है, जब तुम लॉसेस में जा रहे हो, तुम्हें डिक्लेयर करने की जरूरत क्या है? इंटरिम, एक तो पहले तो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, और वो भी कब दे रहे हो? लॉसेस में। कोई लॉसेस में डिविडेंड देगा? इस साल में प्रॉफिट हुआ, इसलिए कहते हैं इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करते हैं मालूम है? बोलो ना। जब करंट ईयर में, बोलो बोलो, प्रॉफिट होता है। और जो फाइनल डिविडेंड है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस साल प्रॉफिट हो ना हो, अगर इस साल लॉसेस हुआ है तो मैं पुराने ईयर्स का फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करके भी डिविडेंड दे सकता। इंटरिम डिविडेंड को ये सुख नहीं है, बिकॉज पहली बात तो इंटरिम देने की मस्ती आपकी थी, खुजली आपको थी, आपको देना था। आपने कब देना चाहिए? जब आपको प्रॉफिट था। एक तो प्रॉफिट नहीं, और आप क्या कर रहे हो? लॉसेस में। तो इसलिए लिखा है करंट ईयर के प्रॉफिट में से का ही पैसा आप इंटरिम के लिए यूज कर सकते हैं गाइस, कम ऑन। और फाइनल डिविडेंड में, फाइनल डिविडेंड बोलो ना, करंट प्रॉफिट से भी दे सकते हैं या पास्ट रिजर्व से भी दे सकते हैं। पर आज बोलने का समय आ चुका है। पास्ट रिजर्व वो नहीं जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज किए हुए हैं, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कभी सुना है ऐसा? DRR, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट हैज टू बी फ्री रिजर्व। फ्री का मतलब समझता है? अनअलोकेटेड, वो किसी एक स्पेसिफिक टास्क की नहीं। डिविडेंड, एक तो पहली बात, आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपने डिविडेंड देना नहीं चाहिए। और अगर आपको इतनी ही मस्ती, कभी आप बोलें सर अब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड देते क्यों? अरे भाई, मार्केट की बात समझ के लो। आपकी कंपनी ने अगर इस बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया ना, तो मार्केट प्राइस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए लोगों के दिल में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए पिछले रिजर्व्स को निकाल निकाल के उसके पैसा विड्रॉ कर करके हम लोग, समझ में आ रहा है? Hey guys, are you there? पर इसके ऊपर मैं कुछ स्टार कंडीशन लगा रहा हूं, लिख रहा हूं रूल 3। रूल 3 कब की बात? जब आपको पिछले सालों में से डिविडेंड देना है। जाहिर सी बात है, अगर इस साल में प्रॉफिट है तो बगैर झिझक के जितना चाहिए उतना उस प्रॉफिट का इस्तेमाल करें, कोई कंडीशन नहीं होगी। पर जब आप पिछले सालों का प्रॉफिट और पिछले सालों का रिजर्व यूज करते हो, तो जाहिर सी बात है आपको रूल 3 में लिखे हुए 4 कंडीशन को फॉलो करना होगा। 4 कंडीशन में के 2 कंडीशन मैंने आपको इनिशियल अभी भी आज थोड़ी देर पहले बता दी। पिछले 3 साल से ज्यादा का जो एवरेज है, उससे ज्यादा का डिविडेंड नहीं होना चाहिए। चला, एक तो पहली बात तो तुम छपरी लोग, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। फिर तुम कितना डिविडेंड दे रहे हो? पिछले 3 साल का एवरेज 10% का है, बोले इस साल 25%। अरे खाने को कुछ नहीं बचा और तुम पब्लिक में बांट रहे हो। समझने की बात है, डिविडेंड इंसान कब देना चाहिए? डिविडेंड एक सुखद अनुभव है जब प्रॉफिट में से बांटा दिया। प्रॉफिट है नहीं तो अरे पुराने जो रिजर्व, मतलब क्या, जमा पूंजी है, उसका खर्चा करने का भी कुछ सीमा होना चाहिए। आप पुराना रिजर्व पूरा के पूरा एक साल में लुटा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए वो 4 कंडीशन अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान। वो तो डिटेल में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीबॉडी? सुन के लीजिए, रूल 3 को मैंने अब तक टच नहीं किया, मैं पढ़ाऊंगा। इतना ही बोलना था कि अभी के प्रॉफिट से देना सबसे अच्छी उत्तम बात है, और पिछले वालों में से देना तो 2, पर आपको रूल 3 के 4 कंडीशंस को, वो 4 कंडीशंस को मैं आऊंगा अभी डिटेल में। अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। मैं अभी ये इंटरिम और फाइनल डिविडेंड पर डिस्कशन कर रहा हूं मैं। और इंटरिम डिविडेंड में बोला ही है, किस में से जाना चाहिए? करंट ईयर के प्रॉफिट से। पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखना होगी, अगर जिस 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 क्वार्टर में, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं 1 नंबर बोल रहा हूं,
मैं इंटरिम की बात कर रहा हूं, उसका एक एग्जांपल देना है मुझे। मैं इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा। Q1 Q2 में मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पर Q1 में ये Q1 है, ये Q2 है, इसमें कंपनी को लॉस हो रहा था। सवाल उठता है आपके एक ही फाइनेंशियल ईयर में Q2 में आप सोचते कि मुझे कौन सा डिविडेंड देना पड़ेगा Q2 में? फाइनल है इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड देना है तो जाहिर सी बात है आपको उस साल के पहले वाले क्वार्टर में प्रॉफिट दिखना चाहिए था, पर अब की बार हालात ऐसे तब कि आपकी कंपनी को लॉस है। प्राइमा फेसी ऐसा कहते हैं लॉसेस की हालात में, बोलो ना जल्दी से, आपने डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज करंट ईयर में प्रॉफिट होगा तो ही देते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो सवाल उठता है लॉसेस भरी हालात में आप कैसे दे रहे हो डिविडेंड? इसके लिए उसके लिए कंडीशन लगाइए। अगर आप जिस क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हो उसके एग्जैक्टली प्रीवियस क्वार्टर में अगर लॉसेस हो रहे होंगे तो उसके लिए कंडीशन लगाइए। आपको डिक्लेयर करना है कर सकते हो, बट एवरेज डिविडेंड जो था पिछले कितने सालों का, प्रीवियस 3 इयर्स का, उससे उससे बोलो ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या समझा आपको, बताइए इसमें से? पहली बात तो सबकी पता की बात, प्रॉफिट है तो डिविडेंड दो। दूसरी बात, प्रॉफिट नहीं है, आपको मस्ती चढ़ी है देना है तो दो, पर उतना ही देना, बोलो ना जितना पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड का जो हिसाब है उससे ज्यादा नहीं देना। आर यू गेटिंग दिस? बताओ क्यों लगाया ऐसा नियम? एकदम सही बात है। जब आपकी कंपनी के खाने के वांदे हैं, आप लॉसेस में चल रहे हो, पहली बात तो यू आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड। अगर इतनी ही मस्ती है अपना समाज में नाम रखने के लिए दो, पर उसकी भी कोई, जब प्रॉफिट था तब आपने 10-10% एवरेज डिविडेंड दिया, और जब लॉस में है, जब खाने को नहीं है, आप बोल रहे 25% डिविडेंड। ये कौन सा हिसाब है? समझ में आ रहा है? मतलब एक हिसाब की भी बात है। इंसान जब मुसीबत में होता है, लॉस में, तब कम खाएगा ज्यादा कम, कम बांटेगा ज्यादा कम, तो इसलिए समझ में है उससे ज्यादा कितना एवरेज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा था? इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड? मैंने क्यों पढ़ा है आपको? बिकॉज मैं क्या पढ़ा रहा हूं, डिविडेंड। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। बताओ, एक बार रिकॉल कर लूं मैं आपसे, एक बार जो भी मैं लिखता हूं ना स्क्रीन पे, तो आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर मैं उसके लिए रुकूंगा नहीं, बिकॉज जो मैं एग्जैक्टली पीपीटी में वो आपके बुक में दे रहा हूं। ठीक है ना? ओके, ठीक है। यहाँ पे था मैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, डिफरेंस बिटवीन फाइनल इंटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? मीनिंग डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट व्हाट, और यहां पे क्या लिखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन प्रपोज बाय बियोर इन बीएम, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, किसमें? बोर्ड मीटिंग में। और किसने उसको फाइनल किया? जनरल मीटिंग में, ओआर, एसआर नहीं है, ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। अब बताओ इंटरिम क्या होता है? इंटरिम में प्रपोज करने वाला, बोलो, और कोई नहीं, कौन होता है नंबर 1? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अप्रूवल करने वाला, मतलब यहां पे बोला भी उन्होंने, अप्रूव किया। ये इंटरिम में तो दोनों वही करता है, और इसमें कौन करता है? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है, और अप्रूव करने वाला किसकी बात कर रहा हूं मैं? फाइनल डिविडेंड की। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? ओआर। ओआर और एसआर का फर्क समझता है क्या? ओआर बोलते कितने परसेंट लोग एक फेवर में होना चाहिए? मिनिमम 51%, दैट इज 51% पीपल शुड बी इन फेवर ऑफ दैट, तो समझ जाना ओआर पास हुआ है। और एसआर कब बोलते हैं? 75% से ज्यादा लोग उस फेवर में होना चाहिए, तो हम लोग समझते हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। तो समझ जाना ये इतनी बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड हमारे रेगुलर बिजनेस में से आता है, कोई ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये स्पेशल बिजनेस नहीं है। दैट्स व्हाई इट नीड्स ओनली ऑर्डिनरी। अरे हर साल डिक्लेयर करना है ना, उसमें क्या एसआर पास करेंगे? देखो एसआर कब पास किया था? जब कंपनी इज कंडक्टिंग सम स्पेशल बिजनेस। यहां पे द बिजनेस इज नॉट स्पेशल। रेट ऑफ डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजेस मैक्सिमम रेट, मेंबर्स में ये केस स्टडी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 25% बोला है, बोलो आगे। शेयर होल्डर्स को कम कर सकते हैं, पर क्या बढ़ा सकते हैं? नहीं। 25 का 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 25 का 26 भी नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो शेयर होल्डर को नहीं होती। तो शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डर को तो अच्छा ही है ना, क्योंकि डिविडेंड तो उनको मिलने वाला, वो बोलेंगे पूरा दे दो, 100% दे दो, पूरा प्रॉफिट दे दो, 100% बांट दो हमें। शेयर होल्डर तो यही चाहेगा पूरा अपने पास में आ जाए, बट दे के नॉट इंक्रीज इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वापस से याद रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दिया हुआ 25% अगर रेट है, वो 26 करने की भी औकात शेयर होल्डर की नहीं है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कही हुई बातों को वो रिड्यूस कर सकते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड शैल बी व्हाट सब्जेक्ट टू 123 सबसेक्शन 3, जो मैंने अभी आपको कहा। क्या 123 सबसेक्शन 3 मालूम क्या है? अगर पिछले इसमें लॉस अगर हुआ है, मैंने बताया ना 123 सबसेक्शन 3 मेरा हो गया, अभी अभी बोला ना, if the immediate preceding quarter में if organization was suffering from losses, in this quarter the dividend rate should not be higher than the average dividend rate of last 3 years. 123.3 वही है क्या? अगर पिछले साल पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ होगा and you want to declare interim dividend, then the amount, the dividend should not be more than, बोलो बोलो, एवरेज ऑफ लास्ट सोर्स ऑफ डिविडेंड। किसका? फाइनल डिविडेंड। बगैर देखिए बताना, फाइनल डिविडेंड का पैसा अगर आपके पास इस साल का, वरना अगर नहीं है कोई बात नहीं, पिछले रिजर्व्स का और प्रॉफिट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर वो स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होना चाहिए, वो फ्री रिजर्व ही होना चाहिए। पर अगर आप फ्री रिजर्व भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको रूल 3 के 4 कंडीशन को फॉलो करना होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? बोले क्या बोला मैंने? फाइनल डिविडेंड देना है। अगर हम लोग करंट ईयर का, बोलो ना, प्रॉफिट इस्तेमाल कर रहे हैं, नो रूल टू बी फॉलोड। समझ गया? समझा गया? पर अगर पास्ट फ्री, बोलो ना, रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से? मान लो आपका करंट ईयर का क्या चल रहा है? लॉस चल रहा है। तो आपके इसमें 2 ऑप्शंस है। एक, आप फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 ये है, आप पुराने ईयर का P&L अकाउंट की क्रेडिट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो यूज कर सकते हो। अगर आपके इस साल करंट लॉसेस हुआ है तो पहली बात डिविडेंड देना नको, देने की मस्ती है तो ऑप्शन नंबर 1, P&L अकाउंट के अमाउंट में जितना भी क्रेडिट पड़ा है आप यूज कर सकते हो। नो रूल्स टू बी फॉलोड। पर आप फ्री रिजर्व जब करते हो तो आपको रूल 3 के, बोलो ना, 4 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। वापस से, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल डिविडेंड देना है मित्रों, तो पहली बात तो प्रॉफिट है, चेक करें, प्रॉफिट है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रपोजल करना है, जनरल मीटिंग में फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो क्या है, बोलो, वो कंपनी किस में चल रही है? किस में चल रही है भाई? वो चल रही है लॉसेस में। आपको देना है 2 ऑप्शन में, P&L अकाउंट का क्रेडिट है आपके पास, बोलो जल्दी से, तो क्या होगा? अरे बोल रहे नहीं, बिना क्रेडिट क्या होगा? तो आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज आपका पैसा आपने अभी तक वो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया था। अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर करा है, कौन सा? अभी तीसरा एक ऑप्शन दे रहा हूं, फ्री रिजर्व जो नहीं है, वो कौन से रिजर्व होते हैं? मतलब स्पेशल या फिर अलॉटेड रिजर्व जो होते हैं, जैसे कि जो अदर देन, बोलो ना, फ्री रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व, बट कौन से रिजर्व? अदर देन फ्री रिजर्व्स। एग्जाम्पल, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अलाउड ही नहीं, रूल की बात ही नहीं। समझा कि नहीं समझा?
अलाउड ही नहीं भाई. You cannot issue it. You cannot declare dividend. कब? बोल रहे नहीं आप. फ्री रिजर्व नहीं भाई, तो देना ही नहीं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली अलॉटेड रिजर्व्स. समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? और अगर आप P&L के क्रेडिट से ले रहे हो तो दे सकते हो हाँ, पर रूल्स को फॉलो करने की जरूरत. और पर फ्री रिजर्व से कर रहे हो तो रूल 3 के 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, वो मैं पढ़ाऊंगा. अब कैसा, धीरे धीरे मुझे आगे जाने दो. एक ही दिन मतलब क्या, अब मैं आ रहा हूं ना इसके ऊपर. आपको अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? लॉ सब्जेक्ट इतना सही है, इसका से भी ज्यादा. क्यों? बिकॉज इसका सब्जेक्ट को कभी कभी कम से कम क्या है कि कुछ ऐसी चीजें ना जो आप कभी कभी आपको लगता है ऐसा क्यों, क्योंकि आप रेगुलर लाइफ में आती नहीं. ये जब मैं पढ़ाता हूं ना, इसमें कॉन्सेप्ट है और वो आपके रेगुलर जिंदगी में यू कैन अंडरस्टैंड, नॉट डिविडेंड एंड ऑल दैट. अब मैं जब कभी आपको टीपीएस, एमआईएस, ईआईएस पढ़ाता हूं, ऐसे भी पढ़ता हूं, वो इतना रूटीन लेवल का एक्टिविटी नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकता है. पर इसमें तो कुछ है ही नहीं. लॉ एक बार समझ गया तो बस एग्जाम्शन ही है ना? समझ के लो. गॉट इट? आगे बढ़ सकता हूं मैं जिंदगी में? आगे आइए. देखते हैं, यहां पे आइए. मैंने इंटरिम समझा दिया, फाइनल समझा दिया. अब इधर आना. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कहां से आता है? प्रॉफिट ऑफ दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ, मतलब इसमें एक तो प्रॉफिट भी आएगा और रिजर्व भी आएगा. और यहां पे क्या आएगा? मनी प्रोवाइडेड बाय. कभी कंपनी के हालात बद से बदतर हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं क्या, दया मया की भावना से वो बोलती है भाई ले लो और तुम कम से कम शेयर होल्डर में बांट दो. तो कभी ऐसा बहुत कम होता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है डिविडेंड को बांटने के लिए. वापस से बताएंगे. देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ व्हाट? 3 सोर्सेस कैन बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू. नंबर 1 करंट ईयर का प्रॉफिट, नंबर नहीं है पिछले साल का प्रॉफिट या पिछले साल का रिजर्व जो भी है. नंबर 3 आपको भारत सरकार या जो भी राज्य सरकार आपको पैसे दे सकता है. ठीक है ना? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ज्यादा. कौन देता रिकमेंडेशन? ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए. अब बताओ क्या हो रहा है? डिविडेंड रिकमेंडेड बाय कौन है? बोर्ड. और इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय कौन है? तो ये सारे कौन है आपके सामने? ये आपके सामने शेयर होल्डर्स है ना? अभी क्या करता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है. ये सब बैठे हुए लोग कौन है? ध्यान से देखिए, इनकी आंखों में कुछ तलाश है. देख रहे हैं आप इनकी आंखों में? देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों. अरे हो क्या रहा है इसको? ये जितने भी लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं. इनकी आंखों में देखिए, सबकी आंखों में देखिए. आपको ये आदमी कुछ चिल्लाते हुए नजर आ रहा है? क्या चिल्ला रहा है? हमने इस साल फैसला किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सुझाव दिया है कि इस साल का डिविडेंड रेट 10% होना चाहिए. वो पुकार रहा है. देख, उसकी आंखों में देखिए, सब पुकार रहा है. देखो, अब बताओ, वो पुकार रहा है, बाकी लोग क्या करेंगे? उसको हां बोलेंगे, नहीं बोलेंगे. ज्यादा नहीं बोल सकते. 10 का 8, 7, 12 मेंबर्स इन एजीएम डिक्लेयर डिविडेंड बाय पासिंग. ध्यान से सुनना, ओ आर मैं 3 बार बोल रहा हूं. ओ आर ओ आर ओ आर. यहां पे एस आर की बात नहीं, बिकॉज इट इज व्हाट? एन ऑर्डिनरी बिजनेस. इट इज नॉट अ स्पेशल बिजनेस. स्पेशल बिजनेस होता है उस समय ही एस आर की जरूरत पड़ती है. समझ गए? ये तो हर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता ही है, तो इसलिए रूटीन एक्टिविटी है. पर मान लीजिए ये डिविडेंड जिस दिन तारीख डिक्लेयर हो, ध्यान से सुनना मैं जो कर रहा हूं. डिविडेंड की तारीख थी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2017. कितनी? या फिर मान लो जून में, मान लो 1 जून 2017 ये तारीख है. समझ गया? अब बताओ, ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में क्या देना जरूरी है? हवा करने के लिए आपने बोल दिया डिक्लेयर्ड और दिया ही नहीं. अब की बार 18% से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा. कितने? आपकी बाप का राज नहीं चल रहा है. 50% डिविडेंड और देने का नाम नहीं.
आपने क्या समझ लिया? शेयर होल्डर के पास ताकत नहीं। कंपनीज एक्ट ने कहा अगर नहीं जाना बेटा देख ले, अब की बार सीएल भी आपके पीछे लग जाएगा। 18% का डिविडेंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट 18% पर एनम। इसलिए वंस इट इज डिक्लेयर्ड यू कैन नॉट टेक इट बैक, यू हैव टू, यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द शेयर होल्डर्स। यू कैन नॉट टेक इट बैक, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। ओके, एक बार फाइनल सो फाइनल, दैट्स ऑल, ओवर। अब इसके अंदर मान लीजिए अब 1 जून की तारीख थी, अभी सबसे शुरुआत हुआ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बोलोगे क्या है भाई, कौन सी तारीख? 1 जून 2017 को डिक्लेयर हुआ। मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपने उसको एक शेड्यूल्ड बैंक में उतना पैसा आपके रेगुलर अकाउंट से निकाल के डाल देना चाहिए। कंपनी के वर्किंग कैपिटल में कभी कभी पैसा हम लोग बिजनेस के वास्ते यूज कर लेंगे, इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए जल्दी से उतनी जमा पूंजी निकालो और उसको बिजनेस से हटा के किसी और अकाउंट में डालो, ताकि वो पैसा बिजनेस के काम में यूज ना कर सके। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग द फंड्स इन अदर बैंक और अदर शेड्यूल्ड बैंक और अदर अकाउंट? Because that fund is what no more yours. It is what it belongs to. It is now allotted. It should be kept at a different account. इसलिए कहा है deposit of dividend in scheduled bank in what separate account. कंपनी का जो रेगुलर बैंक अकाउंट है उसमें वो नहीं होना चाहिए। Is that okay? आगे ये क्या चक्कर है? कहां से 30 दिन चालू हो रहा है? जरा इसको देखिए। 5 दिन के अंदर मान लो 1 से लेकर 5 कब तक हुआ? 5 तारीख तक, मतलब 5 तारीख तक, 5 तारीख तक ये है। क्या हो रहा है? कब हुआ है? ठीक से, मतलब ये पैसा कब तक आना चाहिए साहब? ये है 5, 6, 17 तक क्या होना चाहिए? वो पैसे जाना चाहिए। पर अब की बार कहा है कि जिस दिन से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, याद रखना जितने भी शेयर होल्डर है जो डिविडेंड लेने लायक है उनको 30 दिन के अंदर उनकी रकम पहुंच जाना चाहिए। समझ रहे हैं? नहीं तो आपने डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर 30 दिन का टाइम क्यों दे रहे? बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ प्रोसेस। इतने सारे आप रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर कम थोड़ी ना है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो दे हैव गॉट 30 डेज का टाइम पीरियड। 1 जून से लेकर 30 दिन चालू होंगे या 5 तारीख से लेकर 30 दिन चालू होंगे? जवाब देंगे। अब की बात सवाल उठ रहा है 1 तारीख से या 5 तारीख से? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन दैट डिविडेंड शैल बी व्हाट? कम ऑन, पेड टू, डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर। समझ में आया? पर कभी कभी ये होता है कि उनको 30 दिनों तक पैसा ही नहीं पहुंचा, फिर उस केस में 18% किस दिन से डालूंगा? 30 दिन तक भी अगर आपने उनका पैसा नहीं दिया ना, बोलो जल्दी से, तो 18% किसको पर एनम का इंटरेस्ट लग जाएगा? कंपनी विल हैव टू पे डिविडेंड प्लस 18% पर एनम का उनको क्या देना पड़ेगा? एक सवाल पूछू क्या? मुझे कुछ बोलना है। ये जो है ना पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये जो है ना, ये हो जाएगा आपका कौन सी तारीख को? 30/6/2017। और नहीं देने पर 18% पर एनम का। और सोचिए इन्होंने पूरी कोशिश करी थी पर वो इंसान आया ही नहीं पैसे लेने के लिए। 30 दिन हो गए फिर भी ये इंसान, बोलो आगे, पैसा नहीं ले रहा। इसने चेक नहीं लिया। अगर मान लो ईएफटी किया होगा तो फिर तो कोई बात नहीं, उसके अकाउंट में पैसा चला गया। और इन्होंने कैश में दिया होगा, वो कैश लेने आया ही नहीं। या चेक भेजा था, उसका घर लगा हुआ था, उसके घर में इंटीमेशन भी दिया, पर उसने 30 दिन तक, हमें बोलो ना, रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब कंपनी तो बेबस है, अभी इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ,
तो कंपनी के पास में अब क्या हुआ, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा उस 30 दिन तक के बाद वाले 7 दिन। मतलब अभी कौन से 30 जून के बाद वाले जो 7 दिन है, उसके 7 दिनों के अंदर कंपनी लव टू क्रिएट वन मोर अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसमें सारा पैसा जिन जिन लोगों ने नहीं लिया है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कौन से कब के 7 दिन, 30 तारीख के बाद वाले 7 दिन, मतलब एग्जैक्टली 1 जून से लेके 37 डेज के अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? या फिर उसके 30 दिन के बाद वाले 7 दिन के अंदर दे हैव टू क्रिएट वन मोर अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जितने भी लोगों को पैसा इन्होंने देने की कोशिश करी थी पर उन्होंने नहीं लिया था, तो वो उसमें जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एवरीबॉडी गॉट इट? या मुझे और बोलने का मन कर रहा है। एक सवाल पूछूं, डिविडेंड किसको दिया जाता है? जो रजिस्टर, जिनका नाम शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर में होता है। समझ में आया? मैं एक केस देता हूं, मैं ए हूं, आप बी हो, मैंने आपको शेयर्स बेच दिए हैं, पर रिलायंस कंपनी के रजिस्टर में अभी भी मेरा ही नाम है, पर एक्चुअल में आप ओनर हो। किसको डिविडेंड मिलेगा? मुझे, बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम स्टिल द ओनर ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट? आई एम स्टिल ओनिंग द शेयर्स। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू गेट। इसलिए बताइए किसको शेयर मिलता है? शेयर होल्डर, शेयर के जो होल्डिंग करता है उसको नहीं मिलता, द पर्सन जिसका नाम उनके, इसलिए यहां पे लिखता है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। नंबर 2, या फिर उसने ऑर्डर दिया होगा कि मेरे बिहाफ में, चलो मैंने इस बी को दिया है, मैं खत लिखूंगा, भले ही तुम्हारे रजिस्टर में मेरा नाम है पर ये डिविडेंड तुम इनको ही देना। या फिर कभी कभी बहुत बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अपने बिहाफ में बैंकर्स को लगाते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, हे आईसीआईसीआई बैंक, इतने 200 कंपनी मैंने पैसा लगाया, सबसे डिविडेंड कलेक्ट करने का अधिकार मैं तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूं। तो तीसरा बात होती है यहां पे उनके बैंकर्स को भी वो डिविडेंड मिल सकता है, तो डिविडेंड उनको चला गया। अब सवाल है डिविडेंड कौन से फॉर्म में दिया जा सकता है? कैश में, ऑब्वियसली, नो डाउट। क्या डिविडेंड इसमें चेक में दिया सकता है? चेक हां, पर पोस्ट डेटेड नहीं। वो आदमी शुड बी एबल टू एनकैश द अमाउंट एज सुन एज ही गेट्स इट। तीसरी बात, डिविडेंड का वारंट चलता है, वो तो एनकैश हो सकता है, जिसके पास में होल्ड किया है, जिसके हाथ में आए वो उसको ले सकता है, डिविडेंड वारंट। पर चौथी बात, एक सवाल पूछो, क्या डिविडेंड काइंड में देता है? काइंड, मान लो आईटीसी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है पर उनके पास में पैसा नहीं, पर उनके पास में बहुत सारा सनफिश बिस्किट पड़ा हुआ है, तो आपके पास में डिविडेंड के बदले उन्होंने सनफिश बिस्किट के पूरे पैकेट्स भिजवा दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? रेडी हो गए? नहीं। अब बताओ, और एक सवाल है, कोई मान लो ज्वेलर है, वो डिविडेंड दे रहा है, तो ज्वेलर के बदले उसने क्या किया? पैसों के बदले उन्होंने एक सोने का हार भिजवा दिया आपके घरों। विल इट बी ओके? नो। आपके डिविडेंड हमेशा पैसों के फॉर्म में होना चाहिए। इट कैन नेवर बी इन व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ काइंड। एक तो पैसा, एक तो चेक, पर चेक भी कौन सा? पोस्ट डेटेड अलाउड नहीं है। तीसरी बात, डिविडेंड हैज टू बी इन व्हाट, बोलो जल्दी से। डिविडेंड वारंट चल सकता है बट डिविडेंड ऑलवेज हैज टू बी इन दिस 3 फॉर्म्स। गुड्स नहीं चलेंगे। और चौथी बात तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब क्या? ये तो बहुत ईजी, आजकल सभी लोग यही करते हैं, ईएफटी कर दो, ये तो सबसे अच्छी बात है। ईएफटी कर दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईएफटी कर दिया तो वो इंसान 30 दिन में ले रहा क्या नहीं ले रहा वो तो बात ही नहीं है। वो ईएफटी कर देगा तो उसके अकाउंट में जाके पड़ेगा, वो नहीं समझे? इसके बाद में क्या चक्कर है? अगर इस इंसान को डिविडेंड लेने के लिए 30 दिन तक, अरे 30 दिन हुए पर वो इंसान को बुला बुला के थक गए, वो आया नहीं। अब क्या करना? कंपनी की तो कोई गलती नहीं, कंपनी इस केस में 18% का इंटरेस्ट, अरे बोले वो ही नहीं आया, तो अब ये 30 दिन के, आप देखो क्या लिखा, 30 दिन के बाद वाले 7 दिन के अंदर कंपनी विल हैव टू ओपन वन अकाउंट कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसमें पैसा ट्रांसफर करना होगा। अगर कंपनी ये पैसा ट्रांसफर करे बगैर ही अपने खुद के धंधे में यूज करे, अब वो डिविडेंड नहीं लेके गया तो कंपनी ने क्या कर लिया? पूरा पैसा अब अपने बिजनेस में लगा दिया। तो कंपनी ने अगर इस 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो कंपनी विल हैव टू पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 12% ऑफ इंटरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसको बोलते हैं 12% पर एनम इन केस ऑफ डिफॉल्ट। आर यू गेटिंग दिस? कब की बात बता रहा हूं? अब पूरा एक बार सिनारियो वापस बोलते हैं। अब अगर देखें, कंपनी ने 1 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके ठीक 5 दिन के अंदर उन्होंने सेपरेट अकाउंट में देना चाहिए। सेपरेट अकाउंट में डालने के बाद में यह सोचना चाहिए कि कंपनी जिस दिन डिक्लेयर किया था उससे 30 दिन के अंदर वो उसके अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए।
कंपनी में देने में ना सफल मतलब असफल रहती है और ऐसा काम नहीं करती, कंपनी विल हैव टू पे 18% का इंटरेस्ट रेट। किसको? शेयर होल्डर को। अब कंपनी ने पूरा प्रयास किया पर वो हवाला आया ही नहीं, 30 दिन खत्म हो गए। अब बताओ उस केस में क्या करेंगे? कंपनी को अब विद इन 7 डेज इट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन विच अकाउंट? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो नहीं करने पे कंपनी विल हैव टू पे 12% इंटरेस्ट। किसको? अब ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अब यहां से अब क्या होता है मालूम क्या? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा 7 साल होता है। कितने? 7 साल। कितने? 7 साल। कब? जिस दिन से वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है, 7 सालों तक भी वो इस आदमी जो पता नहीं कहां गुमशुदा हो चुका है, उसको अभी भी चांस है कि वो 7 सालों में अंदर आके सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे, कंपनी को नहीं। क्यों? वो बोलेगा कंपनी का डिविडेंड है, मैं कंपनी से मांगूंगा नहीं। अब ये प्रॉपर्टी अनपेड डिविडेंड अकाउंट इज नो मोर द प्रॉपर्टी ऑफ, कम ऑन। अरे यार तुम समझ रहे नहीं? वो 30 दिन के अंदर मांगने का जो अधिकार था ना, वो कंपनी के पास था। अब 30 दिन के बाद में कंपनी भी उसकी मालिक नहीं है। कंपनी विल हैव टू डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ, अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट इज ओन्ड बाय सीजी। आप तुझे मस्ती मांगने की तो अब की बार यू हैव टू अप्लाई कहां पे? 7 सालों में तुझे कभी भी होश आए, यू हैव टू डिमांड किसको? इस ड्यूरेशन का ओनर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा है? रिमेन्स अनपेड। कितने सालों तक? और 7 सालों में भी हौला नहीं है। अब की बार अब उसको कोई भी चांस नहीं है उसके बाद मांगने का। समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? उसके बाद में वो कभी क्लेम ही नहीं कर सकता। अब वो पैसा जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, उसको बोलते हैं आईईपीएफ, ट्रांसफर टू आईईपीएफ। अब बताओ आईईपीएफ में जाने के बाद में वो क्या डिमांड कर सकता? अब की बात तो बोलो ना। अगर एक बार वो यहां चला गया ना, क्या नॉट अलाउड? यहां पे तभी एटलीस्ट ही वॉज एबल टू डिमांड। यहां पे भी ही वॉज अलाउड टू। यहां पे किसको डिमांड कर रहा था वो? और यहां पे किसको डिमांड कर रहा था? सीजी। और यहां पे तो डिमांड करने का अधिकार ही नहीं। समझ गए या नहीं समझे? वापस बोलो एक बार। उस 30 दिनों के अंदर वो इंसान अगर अपने पैसे लेने को आ रहा है तो कोई बात नहीं, कंपनी से मांगे। 7 दिन के बाद में कंपनी उसको अनपेड में डाल देगी। अनपेड के बाद में इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ सीजी। अगर मांगना है तो यू हैव टू अप्लाई टू सीजी कि भाई मेरे पैसे दो। मैं पता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं चला था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, मैं घर नहीं था, मैं लापता था। उसके बाद में 7 साल तक वो पैसा अभी भी उस इंसान के इंतजार में रखा जाएगा। 7 सालों तक भी वो नहीं आया, अब की बार ये पैसा हो जाएगा एक सेपरेट फंड में, जिसके नाम में लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। मतलब ये पैसा यूज होगा, भारत सरकार सिर्फ इस पैसे को यूज कर सकते हैं। कौन से कामों के लिए? जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर अवेयरनेस और उनको एजुकेट करने के लिए, ताकि फिर से ऐसे लोग पैदा ना हो। उसके नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड व्हाट। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कौन से पैसे जाते हैं। कोई बड़ी बड़ी अमाउंट चाह कर रखेंगे क्या? नहीं। अब मेरे घर पे भी बहुत बार ऐसा पैसा आता है, 12 रुपए डिविडेंड, 18 रुपए डिविडेंड, ऐसे भी डिविडेंड आते हैं। अबे कौन किसको परवाह है यार? कौन जाएगा वो डिविडेंड मांगने के लिए? 18 रुपए क्यों क्लेम करोगे आप? वो क्लेम करने को महंगा है। पर आप समझ रहे नहीं हो, 18-18, 20-20 रुपए सारे शेयर होल्डर के हिसाब से इट बिकम्स ह्यूज अमाउंट एंड इट इज अ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? अगर आपके जैसे 20-25 रुपए अगर 2-3 लाख लोग हो गए, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? ह्यूज अमाउंट फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बोलती कंपनी तुम मत यूज करना, लाओ हमारे पास लाओ, तुम्हें तो ऐसी भी देना था ना। तो लॉ ऐसा बना दिया और उसका ओनर बना दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपकी बार तो और एक लॉ निकला है, अगर आपने इन 7 साल में, अमेंडमेंट में जो बोल रहा हूं, 7 सालों में अगर आपने पैसा नहीं लिया तो गवर्नमेंट आपके शेयर्स को भी ले लेगा। शेयर्स को ले लेगा मतलब जो जो आपने शेयर्स दिए हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, साला ये आदमी इतना लेजी है, या गवर्नमेंट तो ये समझती है आप मर चुके हो। तो वैसे भी आप 7 साल तक अगर आए नहीं, अब मां का बेटा 7 साल तक घर नहीं आया तो मां समझती है बेटा अब बहुत ऊपर गया है। तो मां अब इस बार क्या गवर्नमेंट क्या बोल रहा है,
जैसा हमने तुम्हारा इंटरेस्ट एजुकेशन में डाल दिया, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में, आगे बोलो ना, आपकी शेयर्स भी अब हमारे हो चुके हैं। अब सोचो कितनी बुरी बात है। मतलब वो आदमी ने 18 रुपए का डिविडेंड क्लेम नहीं किया, उसके 18,000 के शेयर्स ले लिए उन्होंने। नहीं समझे? कब पर? 7 सालों तक ये आदमी अगर डिविडेंड क्लेम नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा मान बैठती कि तुम्हारे शेयर्स भी आप गवर्नमेंट को दे दो। और सचमुच कुछ लोग मरे हुए तो गवर्नमेंट का फायदा हुआ, पर मान लो आदमी जिंदा है तो उसकी तो लग गई। अब वो जाने पर इस केस में एक अधिकार दिया है, अगर वो आदमी प्रूव कर दे कि व्हाट वाज द रीजन ही बिकॉज ऑफ विच ही डिड नॉट डिमांड डिविडेंड, तो उसको अपने शेयर्स को वापस मांगने का अधिकार है। बट इन एनी केस वो डिविडेंड वापस नहीं मांग सकता। नहीं समझे? क्या लॉ भारी है? लॉ कितना मस्त बना है। 7 साल तो वो आदमी डिविडेंड नहीं मांगा, उसकी सजा किसको हुई? डिविडेंड तो गया आज। अब शेयर्स मान लो 2 लाख के शेयर्स थे और डिविडेंड आता 200 रुपए। अब 200 रुपए का डिविडेंड क्लेम नहीं किया, इसलिए भारत सरकार कह रही है कि जो 2 लाख रुपए के जो शेयर्स है उसका भी अब कोई वाली नहीं है, उसका भी कोई ओनर बचा ही नहीं है। 7 सालों तक तुम आए नहीं, बोला वो शेयर्स भी हमको दे दो। फिर शेयर्स ऑटोमेटिकली चल जाएंगे आईपीएफ में। फिर आपके तो खड़े खड़े लग गए, आप तो देखते देखते आप क्या, आपके शेयर्स आपके नहीं रहे। अब आपकी बार गवर्नमेंट को अगर चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई किसको? हे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फलाना फलाना वजह थी जिसकी वजह से मैं नहीं आया था, ये मेरे ऊपर करम करिए, रहम करिए कि कम से कम डिविडेंड तो मेरे बाप का है नहीं, अब कम से कम मेरे खुद की कमाई के, मेरी मेहनत की कमाई के मेरे शेयर्स मुझे लौटा दो, तो उसको शेयर्स मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार पूरा ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक साथ में मिलन किया हुआ ये पीपीटी है, इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको। एक बार वापस से बोल के देखते हैं आप लोग सारी चीजें। हाँ, मैं आपके बुक से सारी चीजें ये टैली करवा के दिखा दूंगा। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा हूं ना, तो एक बार ये समझ गया ना, तो किताबों की पढ़ना चीजें आपको एकदम ऐसा लगना चाहिए अभी पढ़ा हुआ वैसे वैसे पढ़ा। ये भी तो लिखा मैंने, बुक को पढ़कर ही तो ये कंटेंट उन्होंने ना घर पे बनाया। बुक पढ़ा और पढ़ाने के लिए मुझे लगा बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। एक काम करता हूं, उसको ऐसे प्रेजेंटेशन में डालता हूं ताकि समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये कंटेंट मेरा जनरेटेड नहीं है, इसका रॉ डेटा वो बुक में ही है, उधर के ही डेटा को, उसके मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स को मैंने इसमें क्लब कर दिया ताकि बहुत सारा डेटा आपको आसानी से एक पीपीटी में समझ सके। ये डेटा आपको वॉल्यूम नंबर 6 के फर्स्ट कुछ पेजेस में दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी पीपीटी ऑलरेडी आपके बुक में प्रिंटेड है। ओके, डिक्लेयर किया। अब एक बार इसके पहले वाले स्लाइड में था, किसने प्रपोज किया? बोर्ड ने। किसने फाइनल किया? और शेयर होल्डर ने अप्रूव किया। वो दिन होगा फर्स्ट। उस दिन से कितने दिनों के अंदर? बगैर देखिए बोल रहे ना, 5 दिन के अंदर कहां पे? सेपरेट बैंक अकाउंट। और बाद में उस डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए। अब बताओ, कैश दे सकते क्या? हाँ। चेक दे सकते क्या? पोस्ट डेटेड चेक? नहीं। वारंट दे सकते क्या? हाँ। ईएफटी कर सकते क्या? हाँ। किसको दे सकते? शेयर होल्डर को या रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। दूसरी बात, या फिर उसके ऑर्डर में किसको देंगे उसको दे सकते? हाँ। उसके बैंकर को दे सकते क्या? दे सकते। ठीक है, ये भी खत्म हुआ। अब 30 दिन बीत गए, वो आदमी आया ही नहीं अपने पैसे लेने के लिए। अब उसकी, ठीक बोलो ना, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर वो पैसे कहां जाना चाहिए? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में उन्होंने पैसा नहीं डाला तो कंपनी विल हैव टू पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट? 12% का इंटरेस्ट डालना होगा। उसके आगे बोलिए, बोल रहे नहीं? 12% के इंटरेस्ट के देना पड़ेगा। और पर मान लो कंपनी ने पैसे भर दिए तो 12% का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। पर अब ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब यहां पे कितने साल तक पैसा रहेगा? 7 सालों तक। 7 साल के बाद में कहां जाएगा? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब बताओ, इस दौरान अगर उसको अपना डिविडेंड क्लेम करना है तो क्या वो 7 साल के बाद डिविडेंड क्लेम कर सकता? नहीं। 7 साल के दौरान कर सकता है क्या? हाँ। किसको मांगेगा? सीजी को। और 30 दिन के अंदर मांगना था तो कंपनी को मांगे। अब एक बात, अगर मान लो ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में भी कंपनी ने खुद की वजह से 30 दिन के अंदर उसको डिविडेंड दिया नहीं, वो आदमी घर पे था, ही वॉज रेडी टू टेक, पर आपने ही दिया नहीं, तो अब की बार आपको 18% का ब्याज लग सकता है। राइट एवरीबॉडी? इसी के साथ में ये स्लाइड मेरा खत्म हो चुका है। डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है? नहीं? जी हाँ, रुक यार, रुकना, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। रिसोर्सेज ऑफ डिविडेंड में क्या लेता? रुक जा, अभी तो इसमें नहीं।
पढ़ो। सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा है 30 दिनों के लिए, मांग सकते क्या? मांग सकते? किसको मांगेंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में और इन्वेस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन। एक बार देखिए, इज दैट ओके एवरीवन? ये अभी मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें मैं बुक से एक एक लाइन खत्म करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट को ब्रेन में डाल दो, किताब पढ़ना फिर एक नाम मात्र होगा, फिर आपको फटाफट समझेगा। ठीक है, जवाब हाँ या ना? दो आंसर आएंगे, हाँ भी या ना भी। हाँ कब? कौन से रूल्स? रूल 3, 4 कंडीशन अलाउड है क्या नहीं है? कब? अदर रिजर्व्स में अलाउड ही नहीं, जैसे एग्जांपल डीआरआर से रिजर्व डिविडेंड देना अलाउड नहीं। चलो ये एक सवाल है, ये अभी आने वाला एक स्लाइड ध्यान से सुनना, इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था डिविडेंड चैप्टर से, जो मैं पढ़ा रहा हूं, सेक्शन नंबर 126। अमेजिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ के। क्या लिखा है? एक आदमी है मिस्टर ए, उसने अपने शेयर्स बेचे हैं बी को। अभी तक बताओ रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है? ए के। और माल दिया किसको है? शेयर्स किसको बेचे हैं? हु इज द रजिस्टर्ड ओनर? अब इस दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब कौन हक रखता है? ए रखता है बी को अधिकार मांगने का। बी रिलायंस के पास जाएगा तो रिलायंस बोलेगा जा भाई तेरा नाम ही नहीं, मैं तुझे कहां से दूं? तो किसको डिविडेंड मिलना चाहिए? कोई डाउट है? ए ने बी को बेचा और बी के नाम पे आ गया, नाउ बी हैज बिकम रजिस्टर्ड ओनर, तो अब की बार डिविडेंड किसको मिलेगा? बी को। मतलब ए का नाम है तो ए को मिलेगा, बी को ट्रांसफर किए, बी का नाम भी आ गया, अरे बोलो ना, तो बी को मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि ए का नाम है पर ये लिख कर दे रहा है, मैं भले ही रजिस्टर्ड ओनर हूं, मैं ए खुद लिख कर दे रहा हूं कि आज के बाद का डिविडेंड इसको दे, ऐसा लिख कर दे रहा हूं, तो आपके बाद डिविडेंड किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तीसरी बात, अब ए के नाम पे है और बी ने सिर्फ क्या किया है? बी को सेल किया और बी ने अप्लाई किया है। ध्यान से देखना, ये बड़ा संगीन मामला है। अप्लाई किया कि अब अप्लाई करने के लगेज, अप्लाई करने पे लगेज नाम पे नहीं होता, नहीं समझे? अभी बी अप्लाई करेगा, ये मैंने शेयर्स ले लिया है मेरे नाम पे कर दो। अभी नाम अप्लाई किया पर अभी भी नाम किसका है? ए का। और अप्लाई किसने किया? अब कंपनी को यह समझ नहीं आ रहा, बोलो क्या? नाम ए का, अप्लाई कर रहा बी। अब ऐसे हालात में इन दिनों में जब तक बी का नाम नहीं आया पर बी ने अप्लाई जरूर किया है, उस दौरान अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो आपसे सवाल है किसको दिया जाएगा? किसी को भी नहीं, हो जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ना उनको, नहीं समझे? ए ने बी को बेचा, बी ने अप्लाई भी नहीं किया, नो डाउट ए को मिलेगा। ए ने बी को दिया, बी ने अप्लाई भी कर दिया, बी का नाम आ गया बी को। ए ने बेचा बी को, नाम ए का ही है पर ए ने लिख के दिया है कि बी को मैंने बेच दिया, आज के बाद में वो ओनर है, बी को मिलेगा। कंडीशन नंबर 4, ए ने बी को बेचा है, नाम ए का ही है पर बी ने अप्लाई किया, उस दौरान डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अब की बार कहा जाएगा? अब क्या एक डिविडेंड डिक्लेयर क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कब की बात कर रहा हूं मैं? अप्लाई कर दिया पर नाम अभी किसका है? ए का, पर बी क्या होने वाला था पर हुआ अब तक। अब उनको क्या कंफ्यूजन है, ये ए का तो है पर अप्लाई, पर जिस दिन ये मामला सुलझ जाएगा, बी ने अप्लाई किया और बी सचमुच का ओनर है, बी ने अप्लाई किया, वो भी चेक करते ना ये अप्लाई करने वाला भी रियल ओनर है कि नहीं। पर जिस दिन मालूम चल जाएगा बी रियल ओनर है, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से निकाल के बी को दे देंगे। ये क्या लिखा है? अनलेस ए ऑथराइजेस इन राइटिंग टू पे व्हाट? क्या समझे? मैंने बोला ना आपको पहले, भले ही बी का नाम नहीं है पर बी क्या बोलेगा, तुम मुझे कैसे नहीं दे सकते हो,
मेरे पास में ऑथोरिटी लेटर है, ए ने लिख के दिया हुआ है कि मैं ही अब, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ओनर नहीं हूं। अभी रियल ओनर मैं ही हूं। किसके नाम पे था? ए ने तो लिख के दिया ना। तुम्हें यही प्रॉब्लम है ना, ए का है, मैं ए ने मुझे लिख के दिया कि वो मेरा है, तो फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेलिटी जो करना बाद में करो, अभी मुझे मेरे मेरे भले ही मैंने अप्लाई किया, नाम पे किसके है? ए के, और अप्लाई किसने किया? पर ए ने क्या लिख के दिया हुआ है? साहब इसकी कुछ तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद होशो हवास में इसको बेचा है। आप अगर इसके बाद का डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप इसको दे सकते हो, तो फिर कोई बात नहीं, ए को सॉरी बी को मिल जाएगा। अब पर पता है इस दौरान कब ए का नाम है, बी को बेचा है, बी ने अप्लाई किया है, सिर्फ अप्लाई किया है, और उस दौरान अगर बोनस और राइट शेयर्स इश्यू हो गए तो क्या करेंगे? बोनस शेयर्स और राइट शेयर समझता है? राइट और बोनस समझता, वो किसी को भी नहीं मिलेंगे। अंटिल व्हाट? एटलीस्ट अनपेड, एटलीस्ट क्या था, डिविडेंड जो था वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जा रहा था। अब ये क्या हो रहा है? बोनस और राइट शेयर, ये बोनस और राइट शेयर कंपनी रिलायंस अपने पास ना ए को देगी, ना बी को, ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगी। नहीं समझ रहे आपको? डिविडेंड में क्या हो रहा था? रिलायंस कंपनी खुद के पास रखने के बदले जब तक इनके बीच का मामला सुलझता नहीं उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल रही थी। और अब जब तक ये मामला सुलझता नहीं तब तक उन्होंने बोनस और राइट इश्यू को बोला ना मैं ए को दूंगी, ना बी को, ना अनपेड में। ये तब तक कंपनी वो सारे शेयर्स अपने पास ही रखेगी। अब मैं एक बार इसके ऊपर क्या सवाल आया था वो एग्जामिनेशन में, वो मैं पूछता हूं। एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा, ए ने बी को शेयर्स ट्रांसफर किए, कंपनी ने डिक्लेयर किए, नाम ए का ही है, पर बी को शेयर्स बेच दिए हैं। बताओ डिविडेंड किसको मिलेंगे? वापस से बोलो। ए ने बी को बेचा है। एग्जामिनेशन का केस स्टडी बोल रहा हूं अभी, नवंबर 2016 का केस स्टडी, 4 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 1A, पहला क्वेश्चन था। ए ने किसको बेचा? बी को। नाम किसका है? बस इतना ही केस स्टडी। बताओ इस दौरान डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो डिविडेंड बी को मिलेगा, ए को? ये कैसे समझ में आया? बिकॉज रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कौन है? ए। बी ने अप्लाई किया है क्या? वो लिखा ही नहीं। अब तो भी हम तो भी बहुत क्रिटिकल पढ़ रहे हैं, वो तो एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ बी को दिया, बताओ किसको मिलेगा। तो कुछ लोगों ने बोल दिया नहीं उसने तो बाय कर लिया। यहां पे बाय करने की बात नहीं, जिसका नाम, हाँ, चाहे बी को बेचा है सी को, फर्क नहीं पड़ता, नाम जिसका होगा। इतना केस स्टडी सिर्फ 4 मार्क, इतने से केस स्टडी के सिर्फ 4 मार्क। लॉ सब्जेक्ट में ऐसा बहुत लिखना नहीं जैसे इसका में लिखना पड़ता है, भरने की जरूरत नहीं। उसका क्या है, मेन आंसर ये ऐसा आंसर है, इतना ही है बस। वो लिखना कैसे मैं बताऊंगा, 4 तरीके से उसको 4 स्टेप में लिखते हैं, पर आंसर इसका फेंकने वाला आंसर नहीं होता। आई मीन टू से ऐसा बड़ा चढ़ा के कुछ भी मन से ठोकना ऐसा नहीं, उसका आंसर ही उतना है कि भाई ऐसा ऐसा लॉ है, और उसको देख के मुझे लगता है कि ए ने बी को बेचा है और उस दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, भले ही बी बायर है। ये क्लियर है? इज दैट ओके एवरीबॉडी? इस पूरे पीपीटी को मैं एक बार रिकॉल कर लूं, बगैर देखे एक एक केस बोलूंगा, आप बताना कौन किसको मिलेगा। ए का नाम का शेयर्स है, ए ने बेच दिया बी को, ठीक है ना? नाम किसका है अभी भी? ए का। अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ए को मिलेगा। एक फर्स्ट केस स्टडी और एकदम गेम और। नंबर 2, ए ने बी को बेचा, नाम बी का आ चुका है, बी को, केस नंबर 2 और। नंबर 3, ए का नाम है, बी को बेचा है, ए ने खत लिख के दिया है कि अब बी ओनर है, भले उसके नाम पे नहीं, उसको दे दो, बी को मिलेगा। केस नंबर 3 और। चौथी केस, अब ये क्रिटिकल है, ए ने बी को बेचा, नाम ए का है और बी ने अप्लाई किया है। उसमें 2 कंडीशन है, डिविडेंड 1 और राइट शेयर और बोनस शेयर्स 1। डिविडेंड अनपेड, राइट शेयर बोनस शेयर्स कुछ भी नहीं, इट विल बी हेल्ड विथ कंपनी, दैट्स ऑल। सेक्शन नंबर 126 और। आर यू गेटिंग दिस? Hey guys, come on. Okay, fine. पढ़ो। मैक्सिमम इंटरम डिविडेंड इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस, वो उसके बारे में, कंपनी को लॉसेस अगर हुए तो। ये कब की बात है? लॉस कब का? मान लो सेकंड क्वार्टर में आप क्या दे रहे हो?
कौन सा है डिविडेंड? इंटरम। और फर्स्ट क्वार्टर में आपको पढ़ो, इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। समझे क्या? इमीडिएट प्रीसीडिंग क्या होता है? थर्ड है तो दूसरा थर्ड में डिक्लेयर कर रहे हो तो सेकंड का देखना, और सेकंड में डिक्लेयर कर रहे तो पहले में। तो मतलब आपकी केस में क्या था? अपनी केस में कि सेकंड में डिक्लेयर कर रहा था और लॉसेस कहां पे होना चाहिए? पहले में। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंड, सच इंटरम डिविडेंड शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट द रेट, बोलो ना क्या, हायर देन द एवरेज डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। एक सवाल पूछूंगा, अगर पिछले 3 सालों में अगर सिर्फ 2 ही साल में अगर डिविडेंड दिया होगा तो क्या होगा? एवरेज कैसा निकालोगे? मान लो ऐसा डिविडेंड है 10, 0, 10, तो एवरेज कितना आएगा? अपॉन 3 और अपॉन 2। मेरा क्वेश्चन समझा गया? पिछले 3 साल का बोल रहा हूं, 10%, 0%, 10%। डिवाइडेड बाय 3 और 2, 3। समझा क्या? डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं मतलब जीरो हो गया ना वो। जीरो डिविडेंड इज ऑल्सो जीरो, जीरो डिविडेंड इज ऑल्सो डिविडेंड। नहीं समझे? तो लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। वो 2 नहीं है, एवरेज 3 मतलब 3 का एवरेज मतलब कैसा हो गया भाई? 10 रुपए जीते, दूसरे गेम में 0 रुपए जीते, तीसरे गेम में 10 रुपए जीते, फिर एवरेज कितना जीता इंसान? 20 डिवाइड बाय 3 होगा ना। लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज 10, एवरेज 2 मतलब 2 से डिवाइड किया तो एवरेज 10 बोलेंगे, 10 नहीं है। माइंड इट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वाहियात क्वेश्चन पूछते एग्जामिनेशन में। समझ में आया क्या? एवरेज मतलब कैसा? ऐसा एवरेज हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हे गाइस कम ऑन। ओके, ये सब हो गया। डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये भी हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं कल कराऊंगा। यस, मुझे ये समझाना है। मैंने आपसे कहा था कि 4 कंडीशंस है। ये कब की बात है? कब की बात है? मैं आपको बुक से भी दिखाता हूं कि पहली बात तो आपने इस साल प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। पर अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है, आप पुराने रिजर्व में से पैसा लेके बांट रहे हो, तो आपको कंडीशन 4 फॉलो करना पड़ेगी रूल 3 के हिसाब से। बराबर है? अब मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं। देखो जरा क्या लिखा है यहां पे। एकदम एकदम ध्यान देना भी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट, क्या लिखा है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आगे, वेयर कंपनी ओइंग टू इनएडिक्वेट और व्हाट, क्या लिखा है? पहली बात तो बेचारे इस साल में प्रॉफिट कमाए नहीं, कमाए कि नहीं कमाए? नहीं। इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर प्रपोजेस टू डिक्लेयर, प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट, मतलब सिनारियो समझ गए आप? कहां पे डिविडेंड देना, क्या करना है? एक बार देखते। आपका साल क्या चालू है? जैसे कि मान लो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016, ये फाइनेंशियल ईयर है। ये फाइनेंशियल ईयर है, इसका डिविडेंड डिक्लेयर करना है। बोलो जल्दी से। पर इस साल में डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इसमें क्या हुआ है अपने को? तो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। पहली बात तो बोलो ना, इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या हुआ है? तो पहली बात तो डिविडेंड डिक्लेयर पर करना है। तो आप इसके पहले मतलब 31/3/2015 तक, बोलो ना, जितना भी, बोलो क्या, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर फ्री रिजर्व होगा
उसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझेगा नहीं समझे? ये वो पीरियड है जिसका डिविडेंड डिक्लेयर करना है। पर डिविडेंड डिक्लेयर कब करते मालूम है क्या? ये साल होने के बाद, जब भी उसका एजीएम आएगा। समझो इसका एजीएम आया 1/6/2016। अब बताओ, तीन चीजें समझ में आ रही है? 3 साल आ रहे हैं बीच बीच में। अब कौन से साल का प्रॉफिट है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 1/4/15 से लेकर 31/3/2016, मतलब इस पीरियड का डिविडेंड देना है। पर ये साल खत्म होने तक तो हमें समझेगा नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो इसका डिविडेंड तो बाद में ही देंगे ना। अरे तुम समझ, इसका डिविडेंड चालू साल में तो इंटरिम हो जाएगा। अरे यार, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर करेंगे? साल होने के बाद। तो इस साल होने के बाद में ये एजीएम वाला दिन आया। फिर आप सोच रहे यार, इधर तो प्रॉफिट हुआ नहीं था, देना तो डिविडेंड है। फिर आप सोचते हो कोई बात नहीं, इसका प्रॉफिट ना तो कोई बात नहीं, इसके पहले 31/3/2015 तक जितने भी एपी होगा या फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, उसकी बात हम लोग इस समय कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? कितने कंडीशन फॉलो करना है? 4। अब देखना नंबर 1 क्या लिखा है। क्या लिखा है? अर्न बाय इट्स प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द व्हाट? क्या लिखा है? अर्न बाय इट प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर टू विच रिजर्व्स? टू द रिजर्व। सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी मेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट इन व्हाट, मतलब करना चाहिए पर जैसा रूल्स में लिखा है। द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी in which the entire paid up share capital held by central government, ये मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मुझे पहले 4 पढ़ाने दो, फिर बाद में बोलूंगा गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब कंपनीज एक्ट आया था सबको एप्लीकेबल कर दिया। फिर क्या बोला? ये ऐसे जो मैंने ये बनाया ना, आपको देख रहे थोड़ा सा अलग कलर यूज किया है यहाँ पे, ऐसे पैचेस आपको पूरे सिलेबस में दिखेंगे। ये सेक्शन प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले लॉ तो समझ लो, फिर बताऊंगा क्या क्यों एप्लीकेबल नहीं और क्या नहीं एप्लीकेबल। सच डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी ओनली फ्रॉम व्हाट? क्या लिखा है? अरे बोलो ना, अरे लिखा है ना, सच डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द व्हाट? ओनली फ्रॉम व्हाट? क्या फ्री रिजर्व लिखा है ना? खत्म। नो अदर रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। नो मतलब कौन सा? डीआरआर वाला या फिर कैपिटल रिजर्व्स। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये जो उसके बाद वाला पैच है वो भी मैं बाद में पढ़ूंगा, वो उसके बारे में 2 पैचेस मैंने छोड़ दिया, उसके बाद वाला। फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब मे बी द फ्री रिजर्व्स और मे बी आपका पीएन, मे बी फ्री रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज प्रोवाइडेड रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, thereby when there is a inadequacy or absence of profit इन एनी ईयर, मतलब हमारे कौन से साल में इनएडिक्वेट प्रॉफिट था? 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 में हमारा प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं था या हम लोग लॉसेस में थे। 2 कंडीशन होगी ना, एक तो प्रॉफिट हुआ पर बहुत कम हुआ, या तो फिर दूसरी कंडीशन प्रॉफिट हुआ ही नहीं। कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एफआर। 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। हाउ एवर द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड इफ द डिविडेंड वांट्स टू बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ free reserves. Number 1, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding year. क्या समझा आपको इसको? पिछले 3 सालों में जितना डिविडेंड दिया होगा उसका एवरेज निकालने का। फॉर एग्जांपल आपने 10%, 10%, 10% दिया था, तो एवरेज कितना हो गया? मतलब 10%, 15%, 20% दिया था, एवरेज हो गया 15%। उससे ज्यादा देने का वो मैक्सिमम लिमिट है, उसके ऊपर। अब बताओ क्यों? चलिए कानून है, पर क्यों कानून है? अरे जब आप प्रॉफिट में थे तब आपने 15% का एवरेज दिया, आप तो लॉस में पहली बात तो देना नहीं। अब दे रहे की मस्ती कर ही रहे हो तो कम से कम उतना ही दो जितना पिछले 3 सालों का एवरेज है। अब लॉस की घड़ी में भी आप डिविडेंड दे रहे हो, वो भी उससे ज्यादा जब प्रॉफिट हुआ था, तो मतलब आप तो कुछ गलत कर रहे हो। इसलिए क्या लॉ क्या कर रहा है? उतना ही दो जितना पिछले 3 सालों का एवरेज होगा, उससे ज्यादा, दैट इज द अपर लिमिट, दैट इज द हाईएस्ट लिमिट विच यू कैन ऑफर फॉर। क्या बोल रहा है? वो हाईएस्ट लिमिट है। मैं वापस से कह रहा हूं, उससे ज्यादा तो देना अलाउड है नहीं। वापस से कह रहा हूं, उससे वो क्या है? अंतिम लिमिट है, उससे ज्यादा देना अलाउड आगे। However, this rule will not apply if the company has not declared any dividend in each of what 3 years. Each of 3 years मतलब कि पिछले 3 साल से डिविडेंड दिया नहीं है, तो 0 0 0 है, तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर आप क्या बोलोगे? इस साल 0। वो ये केस अलाउड नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोगों को समझा नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूं। 2 के केस में आपने 3 से डिवाइड किया,
एक साल भी होता ना तो मैं 3 से डिवाइड करता, नहीं समझे? पर अगर तीनों में भी 0 0 0 है तो फिर इसका मतलब है आप बोलेंगे देना ही नहीं चाहिए, फिर उस केस में कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। भारी है लॉ। वापस से बताओ क्या बोला मैंने? 0 0 0, ये है 12 13, ये है 13 14 और ये 14 15, और हमारा डिविडेंड कौन से साल का है? 15 16 का डिविडेंड है। बोलो जल्दी से। तो उस केस में ये कंडीशन को देखने का नहीं, फिर आपको 3 ही कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। समझा क्यों नहीं? समझा एवरीबॉडी? पक्का? एकदम क्लियर? नेक्स्ट, the total amount to be drawn from such accumulated profit shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserve as appearing the latest, कहां लिखा है? ऑडिटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। देयरफॉर, अब मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है, इधर आओ मेरे पास। पहली कंडीशन तो ये हुई एवरेज निकालने का उसका। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका फॉर एग्जांपल एफआर है 100 करोड़, हाँ, और आपका पेड अप शेयर कैपिटल है 150 करोड़। समझ गए? अब वो क्या बोल रहा है, इतनी टोटल कितनी होगी इसकी? क्या बोल रहा है वो? 10% ऑफ व्हाट? तो कितना आएगा? से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप पर ये लिमिट है इसके ऊपर जाने का। ये समझ गए? कंडीशन नंबर 1 क्या था? एवरेज 3 साल के ऊपर जाने का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एवरेज इसको 10% 10% 10% मान लेता हूं, है ना? ये 10% किसका? देखते आपको कितना समझ आता है। 10% ऑफ किसका? बोलते डिविडेंड 10% दिया है, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट का 10% होता है, या 10% ऑफ व्हाट फेस वैल्यू जो अपना। श्योर अबाउट दैट? Hey guys, are you there? पक्का? 10% किसका समझा क्या? कुछ लोगों को समझते हैं 10% दिया, 10% मतलब प्रॉफिट का 10% नहीं हो, कैपिटल का है ना? अब चलो आगे, तीसरी कंडीशन है जो मैं बुक से पढ़ूंगा फिर आप पढ़ना। The amount so drawn first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared. Losses, इस साल का लॉस हुआ था आपको, इसलिए आप पिछले रिजर्व्स में जा रहे हो, तो पिछला रिजर्व यूज करने से पहले इस साल के लॉसेस को सेट ऑफ करो और बाद में उसका इस्तेमाल करो। तो चलो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं यहां पे, करंट ईयर का लॉस है 30 करोड़ रुपया। लॉस था इसलिए हम लोग पीछे जा रहे थे ना, तो ये मैं सिर्फ लिख के रख रहा हूं, फिर आप मुझे एग्जैक्टली फिगर बताना कि क्या, एग्जैक्टली बताना कि कितना डिविडेंड आ रहा है। मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूं। जैसे पहली कंडीशन क्या है? पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा, ये तो मैक्सिमम है, विच कंपनी शाल व्हाट, इससे ज्यादा तो ऑफर करना ही नहीं है, मतलब या तो अंतिम लिमिट इतना, इसके ऊपर तो करना है ही नहीं। पर अब क्या क्या चीजें, इसका क्या बोल रहा है? इसका 10%, किसका 10%? फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल का जो 10% आएगा, मतलब हमारे केस में वो 250 करोड़ का 10% मतलब 25 करोड़ आया। उसके बाद में ये करने से पहले याद रख लेना कि ये जो 25 करोड़ अमाउंट आएगी, ये और एक चौथी कंडीशन आएंगी, उनमें से 30 करोड़ को माइनस करना मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा सा 10 करोड़ लेता हूं इसको, तो अपना क्वेश्चन बराबर होगा, ठीक है ना? अब चलो मैं चौथा कंडीशन पढ़ता हूं, इसको पढ़ता हूं फिर चारों एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। चौथी पढ़ने दो मुझे बस। द बैलेंस ऑफ, देखो कितना भारी कंडीशन है, सबसे हेवी है। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शॉल नॉट फॉल 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited balance sheet. Balance of reserve should not be lesser than, कितना लिखा है? अब बताओ मैं क्या बोलना है, इंग्लिश में क्या समझा आपको है? अब बताओ, बैलेंस ऑफ रिजर्व मतलब कितना? फ्री रिजर्व कितना है भाई? ये 100 करोड़ है, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? तो 150 करोड़। वो क्या बोल रहा है? 15% ऑफ क्या लिख रहा है?
पेड अप शेयर कैपिटल इतना अमाउंट कितना है रे भैया? 15% का पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ? 22.5 करोड़ रुपया आपके फ्री रिजर्व में डिविडेंड के बाद बचना चाहिए। मतलब आपके फ्री रिजर्व में कितना पैसा है? फ्री रिजर्व में है 100 करोड़, माइनस कितना करना है बोल रहे हो? 22.5, मतलब आप मैक्सिमम 77.5 करोड़ का डिविडेंड दे सकते हो। वो 15% पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोल रहा है, वो 15% पेड अप शेयर कैपिटल का जितनी अमाउंट है उतनी फ्री रिजर्व में बचना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। तो फ्री रिजर्व में कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़ में से कितना उड़ा सकते हैं आप? 22.5 को छोड़ के जितना चाहिए उतना उड़ा दो। अब मुझे बताओ भाई, अरे पूरा के पूरा फ्री रिजर्व देंगे तो नंगे हो जाएंगे ना आप। 100 करोड़ का बोला, अगर 15% क्यों बोला मान गया? कम से कम कल से और कुछ मुश्किल की घड़ी आएंगी तो कुछ तो काम आएंगे ना, कि पूरा बांट दोगे। एक तो पहले तो अब इस साल में लॉस चल रहा है, पहली बात। पुरानी भी जमा पूंजी उड़ा दोगे तो क्या खाओगे आप? उसके बाद में अगर अगले साल में लॉस आ गए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं समझे? पूरा लुटाने का दे, कितना कम से कम बचा के रखो? 15% ऑफ, उतना तभी कम से कम आपने अपने जमा पूंजी में डिविडेंड के वास्ते यूज है नहीं करना चाहिए। अब बताओ कितना बच रहा है फिर? अब 77.5 करोड़। अब इसका मतलब कैसा होता था? अब बताओ, चलो मैं 10% का भी अमाउंट लगा लेता हूं। 10% डिविडेंड का मतलब हम लोग मानते हैं, चलो हम लोग मानते हैं कि फेस जो उसका, यही एग्जांपल ले लेते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल नहीं मानते उसका, वही है। तो कितना मानेंगे इसका? 15 करोड़ मान लेते है ना। 10% मल्टीप्लाइड बाय 150 कर दिया हमने। पूरा पेड अप शेयर कैपिटल मान लो, उसका फेस वैल्यू जैसा मान लेते, उसको 10 मल्टीप्लाई करके उसको 15 करोड़ बना लेते। अब आपके हिसाब से आपको जवाब देना है मुझे, कितना डिविडेंड दे सकते हैं? आपको मैं समझाऊंगा। ये कितनी लिमिट है भाई? ये मैक्सिमम लिमिट है। ध्यान से सुनना सभी लोग, दिमाग लगा के, सभी लोग ध्यान लगाना, बहुत अंदर हूं मैं। अब इसको छूना नहीं, कि कुछ भी करो हिसाब 15 करोड़ से ऊपर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब आगे अब फैसला करना है तीनों में से कौन सी अमाउंट। आपके पास में 3 अमाउंट है। करंट ईयर के लॉसेस कितने भाई? मतलब पुराने जमा पूंजी से उतना निकालना, पर पहले इस साल के लॉसेस को सेट ऑफ करना। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो 25 करोड़, 77.5 करोड़। तो कितना कम है दोनों में से? कौन सा कम है? बोलो ना, 25 करोड़ कम है। तो ये 25 करोड़ को आपने फाइनल माना। मतलब ये वाली कंडीशन जो है ना, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, विच इज लोअर, कौन सा है? तो आपने कितना दे सकते हो? 25 करोड़ दे सकते हो। 25 में से माइनस किया 10 करोड़, अब कितने बचे भाई? चलो मैं और भी इसका अमाउंट चाहे तो 15 करता हूं। 15 करोड़, क्या 15 करोड़ गया मैंने? ये मेरा अपना खुद का बनाया समय, इसलिए मैं थोड़े चेंजेस कर रहा हूं। करंट ईयर का लॉस कितना हुआ? अरे बोलो ना, अब कितना बचा है इसमें? तो कितना देना चाहिए? 10 करोड़। पर आपने ये भी चेक करना चाहिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15 करोड़। मतलब आप दे सकते होगे पक्का? श्योर? आर यू देयर गाइस? पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉसेस 5 करोड़ लिखता, तो अगर ये संख्या हटाकर 15 के बदले मैं 25 करोड़ में से, बोलो ना, माइनस क्या करता? ये इसको मैं 5 करोड़ लॉस करता, तो ये बोलता कि 20 करोड़ डिविडेंड दे दो। पर क्या 20 करोड़ डिविडेंड दे सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है? दिस इज हाउ इट इज टू बी। ये ऐसा वाहियात कैलकुलेशन है इसका। वो जब किताबों में दिखता ना, बहुत इजी दिखता है। वो रट्टा मारने के लिए 4 चीजें आसान है, पर उसका कैलकुलेशन इस तरह से है। बताओ कौन सी 4 कंडीशन? एक बार कंडीशन बोलते फिर रिकॉल करते। बोलो नंबर 1 क्या है? आपको पहली बात तो फ्री रिजर्व से देना ही नहीं है, 2 ही मत देना। 1, पिछले 3 साल का एवरेज, उससे ऊपर तो जाना है। फिर उसकी बात पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मल्टीप्लाइड बाय 10%, या फिर 15% पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा
आपके फ्री रिजर्व में रखने के बाद जितना पैसा बचेगा, मतलब इस केस में 77.5 जो बचा था, अब ये दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से लोअर कौन सा है? तो 77.5 बोलो ना आगे, और 25 विच इज लोअर कौन है? 25। अब ये 25 भी दे नहीं सकते आप, आपको पहले तो 25 में से करंट ईयर के लॉसेस माइनस करना होंगे। अब मान लो लॉस है 5 करोड़ का, अब बची संख्या कितनी? 20 करोड़। पर फिर भी 20 करोड़ नहीं दे सकते, क्योंकि आपका अपर लिमिट जो दिया हुआ है कितना है? 15। समझ में आया? अभी मैं बुक में से पढ़ूंगा ना, बुक में चमत्कार नहीं दिया हुआ, बुक में डायरेक्ट लिख दिया ना उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा है, बस इतना का। अब बोलो जल्दी से क्या क्या हुआ? ये जो करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने का लॉजिक बता सकते हो आप मुझे? पुराने प्रिजर्व्स में से पैसा उठाने से पहले करंट ईयर के लॉसेस माइनस करो। क्यों भाई? अगर यार तुम्हारे पास में करंट ईयर के लॉसेस अगर तुम सेट ऑफ नहीं करो तो फिर करंट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे ना, नहीं समझे? तो पुराने जमा पूंजी में से उतना ही उठाओ, इस साल का घाटा एडजस्ट करो, फिर जो बचेंगे वो इस्तेमाल करो। नहीं समझे? समझे क्या? 4 कंडीशन। नंबर 1, 3 साल का एवरेज, और 3 साल में 0 0 0 रहा तो फिर यूज करने का नहीं, और 3 साल में 10 0 10 रहा तो डिवाइड बाय 3 करने का। समझ गया? क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस नंबर 3 उसके 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा फ्रीजर में बचना चाहिए देने के बाद। और नंबर 4, करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ होना चाहिए, उसके बाद ही आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो पुरानी ईयर के, पुरानी ईयर की क्या रिजर्व से। और मान लो पुराने ईयर का P&L लगाना क्रेडिट है तो उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, P&L से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस साल की P&L से दे रहे हो तो कोई भी कंडीशन। ये तब की बात है जब आप फ्री रिजर्व का और कोई स्पेसिफिक रिजर्व रहा तो अलाउड ही नहीं है। समझ आ रहा है? अब इस आज जो जो हमने पढ़ा, लेक्चर खत्म करेंगे बस 2 मिनट में, पर आज जो हमने पढ़ा है मैं क्या उसको रिकॉल कर सकता हूं एवरीबॉडी? अब बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत की हमने, बताओ डिविडेंड 2 टाइप के होते हैं। एक नहीं वैसे मतलब दो चीजों को डिविडेंड कहते हैं। एक जो हम लोग प्रॉफिट में से बांटते हैं, 2 कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है तो जो उसके असेट्स एडजस्ट होने के बाद में, असेट्स को बेचने के बाद में और क्रेडिटर्स का पैसा लौटने के बाद में अगर कुछ पैसा बच जाए गलती से, वो भी शेयर होल्डर में बांटा जाता है, उसको भी हम लोग बोलो क्या कहते हैं? दुनिया में 2 टाइप के डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। पता कौन सा है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही प्रपोज करते हैं वही फाइनलाइज करते हैं। इंटरिम वो कौन सा है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, जनरल मीटिंग में अप्रूव, वो कौन सा है? फाइनल। पर जनरल मीटिंग में कौन सा अप्रूव लगेगा? OR या SR? OR। तीसरा सवाल आपसे सवाल है कि जो इंटरिम डिविडेंड है वो क्या हमने करंट ईयर के प्रॉफिट से ही देना चाहिए? हाँ ना? पर अगर आपके पिछले इसमें क्वार्टर में लॉसेस है तो आपने डिविडेंड देना, फिर भी डिविडेंड देने की खुजली है तो आपको 3 साल के एवरेज से ज्यादा का डिविडेंड नहीं देना चाहिए। बराबर बोल रहा हूं? यस और नो? करंट ईयर का जो डिविडेंड है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, बोलो ना आगे, उस फाइनल डिविडेंड के लिए कौन से पैसे यूज कर सकते हैं? इस साल की भी यूज कर सकते हैं और पिछले साल की भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे, ए ने बी को शेयर्स बेचा, नाम ए का ही है, डिविडेंड ए का। ए ने बी को बेचा, नाम बी का, बी को। ए ने बी को बेचा और ए ने नाम ए का है पर लिख के दिया कि अब तू ले सकता है बी को। अब कंडीशन 4 जो सबसे भयानक है, ए ने बी को बेचा, बी ने अप्लाई किया, नाम ए का ही अब तक। ऐसे समय पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ अनपेड, और ऐसे समय पे बोनस और राइट इशू कंपनी अपने पास में होल्ड करके रखेगी। राइट है? आगे, क्या हम लोग फिक्स्ड रिजर्व जो किसी के लिए अलोकेटेड है उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं? इट हैज टू बी ऑलवेज फ्री रिजर्व। अगला सवाल, डिविडेंड को डिक्लेयर करना जिस दिन होता है एजीएम में, उस दिन के कितने दिनों के अंदर बैंक में पैसे जमा होना चाहिए? 5। उसकी कितने दिनों के अंदर, जिस दिन डिक्लेयर हुआ 30 दिनों के अंदर क्या होना चाहिए? उसका पेड होना चाहिए। कौन से समय में? कैश चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चेक चलेगा, वारंट चलेगा और EFT चलेगा। पोस्ट डेटेड चेक, काइंड, गुड्स। अब बताओ अगला सवाल,
किसको पैसा मिलेगा? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। नंबर 2, बाइज ऑर्डर या उसका बैंकर कोई भी होगा। 30 दिनों के अंदर कंपनी ने उसको पैसे दिए नहीं, 18% का बैच कंपनी दे रही थी, वो नहीं आया। 7 दिन के अंदर कंपनी ने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड। इफ द कंपनी इज फेल्ड टू ट्रांसफर, कंपनी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 12%। फॉर नेक्स्ट 7 years दिस अमाउंट विल बी केप्ट इन unpaid dividend account. Suppose in case he doesn't come still, then it will be transferred to investor education protection fund. In that case he will be, or he will not be allowed to demand a dividend. अगर बैंक में होता तो किससे पैसे मांगता? कंपनी से। 7 सालों के दौरान मांगता सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद में मांगता अलाउड अमेंडमेंट के हिसाब से। 7 सालों में अगर वो इंसान डिविडेंड लेने आया नहीं तो क्या उसके शेयर्स भी ले सकते हैं? पर ऐसे केस में वो आदमी जेन्युइन रीजन देके अपने शेयर्स को वापस लाने का अधिकार रख सकता है। एकदम क्लियर है? आगे अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जवाब देना है आपको। 18% बैच कब लगता है? 12% बैच कब लगता है? कंपनी फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड 18%, और कंपनी ने डिक्लेयर करने का सोचा था, पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा बैंक वो क्या बोलते हैं, नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला ही नहीं, तो 12%। इसमें कोई शक है? सवाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल, बताओ वो कौन सी 4 कंडीशन है जिसको देखकर हम लोग रिजर्व में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हमारा लॉस हो रहा है और रिजर्व यूज करें? नंबर 1, 3 साल से एवरेज ज्यादा नहीं हो। नंबर 2, 10% ऑफ उससे ज्यादा, या फिर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा फ्री रिजर्व में बचना चाहिए, और जो अमाउंट होगी उससे भी ज्यादा, क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब विच एवर इज लोअर ना हो। अगर मान लो, अगर किसको इंग्लिश आती है तो समझ रहा होगा, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा, मतलब क्या वो विच एवर इज लोअर की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं समझे। और करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना चाहिए। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों जो आ रहे हैं ना, 10% का कैलकुलेशन आया, एक 15% वाला है, वो दोनों में से जो लोअर आएगा उसमें से करंट ईयर के लॉसेस को माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट आएंगी वो एक बार चेक करो कि वो 3 साल के डिविडेंड से कम है। अगर ज्यादा होगी तो जितना 10% है उतना ही दे दिया। और फॉर एग्जांपल 10% की अमाउंट आ रही 20 करोड़, फॉर एग्जांपल 25 करोड़ आ रही है, और आपका इसके हिसाब से कैलकुलेशन आ रहा है 8 करोड़, तो 8 करोड़ देंगे ना। समझ में आया क्या? मतलब विच एवर इज लोअर का मामला है, चारों में से जो लोएस्ट है वो लेना है। अगर एकदम ऐसा कभी अपफ्रंट पूछा क्या करना है, लोएस्ट लेना है, पर वो कैलकुलेशन अपन ने जैसा किया वैसा करना जरूरी है। मुझे लगता है आज मैंने इतना ही पढ़ा क्या, इसके ट्रांसफर टू रिजर्व ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। हाँ मैंने इतना ही पढ़ा है बस। मैंने काफी हद तक ये चैप्टर को खत्म किया है। कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट, मतलब कल चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हे गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? कोई शक, सवाल, कोई डाउट है आपके दिमाग में? हाँ या ना? अच्छा बता दो एक चीज जो सिंपल है, जो हमने फर्स्ट ब्रेक के पहले करी थी, बिल और एक्ट में एक्ट कब बनेगा? जब उसको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाँ बोलेगा। लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स एंड लॉस। आपसे सवाल है, आप कब कहोगे ये एक्ट है? एक्ट इज इक्वल टू व्हाट? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉजेस। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे बच्चों आप स्पेशल और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या फर्क समझ? 51% रहा तो और 76 रहा तो। लोकसभा राज्यसभा को पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी भी होती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी। रूल्स को चेंज करने का अधिकार रूलिंग पार्टी का है, पर अगर एक्ट में चेंज करना हो तो पार्लियामेंट है। बताओ कंपनी होती किसकी है? शेयर होल्डर। चलाता कौन है? इसलिए कंपनीज एक्ट में वो सारे प्रोविजन लिखे होते ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी स्टेक होल्डर के साथ में कुछ भी गलत कर पाए ना कर पाए। नए कंपनीज एक्ट में सेक्शन जाता है या रूल्स, ताकि कौन आसानी से चेंज कर पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी की मदद लिए बगैर ही उसके अंदर चेंज कर पाए। 3 लोग लॉ चलाते हैं, एक लॉ बनाता है,
वो पार्लियामेंट होता है। एग्जीक्यूट करने वाले एमसीए और अगर इनके बीच में अगर लोगों और इनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जुडिशरी बॉडी अर्थात सीएलबी, एनसीएलटी, देखो एनसीएलटी का पार्ट आ चुका है, हमें सिर्फ यह देखना बाकी है कि आईसीआई ने उसको एप्लीकेबल, एनसीएलटी आ चुका है एनसीएलटी, पर हमें देखना है अगर आया होगा तो हम एनसीएलटी वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, और अगर आपके एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अभी तक उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जजमेंट ले रहा हूं, अगर एनसीएलटी आया तो है, पर अपने एग्जामिनेशन में है नहीं, उसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे वो जिस खास जो सोर्सेस से जानकारी मिलने वाली है, अगर उन्होंने बोला May 17 में एप्लीकेबल है, तो हम लोग उसके संबंधित सारे चैप्टर्स को अभी भी पढ़ लेंगे, राइट? थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।